नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव की करते हैं शुरुआत। सुभाषपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद क्या कुछ हुई, किस बातों पर मंथन किया गया, बता रहे हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। भाजपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन चाहती है। सुभाषपा के समर्थकों का दावा है कि बिहार में सुभाषपा के समर्थकों की संख्या ज़्यादा है और कई ऐसी सीटें हैं जिन पर अगर सुभाषपा के सिंबल से प्रत्याशी उतरता है तो जीत निश्चित होगी। इसी क्रम में दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करी गई है और ओम प्रकाश राजभर की ये मुलाकात उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबरों बढ़ते आगे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का आवास छावनी में तब्दील कर दिया गया है और उनके आवास के बाहर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। सपा सांसद को घर पर ही रहने की सलाह भी दी गई है। आखिर क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी जिशान अहमद। सांसद रामजीलाल सुमन के बयान के बाद लगातार सियासत भी देखी जा रही है और रामजीलाल सुमन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन अलीगढ़ जाने के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन उनको आगरा पुलिस ने उन्हीं के निवास पर रोक लिया, क्योंकि अलीगढ़ वह कुछ दिन पहले भी गए थे, लेकिन उनके काफिले के ऊपर हमला हो गया था और कई कारें क्षतिग्रस्त भी हो गई थी। जिसके बाद जो राज्यसभा सांसद है रामजीलाल सुमन, उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रशासन पर कई तरीके के आरोप लगाए थे, सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे। उसके बाद अखिलेश यादव ने प्रदेश व्यापी आंदोलन का आह्वान किया था और कल प्रदेश व्यापी पूरे प्रदेश में आंदोलन भी किया गया और लगातार देखा जा रहा है कि राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा को लेकर भी मांग उठाई जा रही है। हालांकि ये मामला उच्च न्यायालय में लंबित है और लगातार उस मामले में सुनवाई भी हुई थी, जिसमें 28 तारीख को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन आगरा पुलिस ने उनके निवास को छावनी में तब्दील कर दिया और उनको अलीगढ़ जाने की अनुमति नहीं दी। कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व नेता उनके निवास पर पहुंच गए। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद है। उनको फिलहाल अलीगढ़ जाने की अनुमति नहीं दी गई है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जिशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। वहीं बरेली के आंवला में तेल डिपो के पास एक टैंकर में वेल्डिंग के दौरान धमाका हुआ, जिसमें एक हेल्पर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना कान्हा गौशाला के सामने स्थित एक वेल्डिंग की दुकान की बताई जा रही है। कैसे हुआ ये हादसा, बता रहे हमारे सहयोगी अंकुर बरेली। आंवला तहसील में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेल के टैंकर में ब्लास्ट हो गया। दरअसल इस ब्लास्ट में एक की जान चली गई तो एक गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें, जहां ये ब्लास्ट हुआ वहां एक अवैध तरीके की पार्किंग बनी है, जिसमें ये अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से जो तेल के टैंकर है वो खड़े होते हैं। बताया जा रहा है कि ये तेल का टैंकर में इसमें वेल्डिंग किया जा रहा था। उस वक्त गनीमत ये रही कि ये इस टैंकर में तेल नहीं था। फिलहाल ब्लास्ट होने के बाद एक की जान चली गई, जिसके बाद जो अवैध तरीके से जो पार्किंग चली थी, इसकी स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक वहां पर ब्लास्ट होते हैं, उसके बाद लोग, वहां के स्थानीय लोग उसकी शिकायत भी करते हैं। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिसके बाद आज एक जो ब्लास्ट हुआ उसमें एक की जान चली गई। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए। वहीं राज्य में अब बाहरी प्रदेशों के लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि धामी सरकार का सख्त भू कानून विधेयक अब कानून का रूप अख्तियार कर चुका है। विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। उसका सिंगामी ने राज्य में जमीनों की जो खरीद फरोख्त थी, जो बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे थे, राज्य की जमीन खरीद रहे थे और कई चीज़ों पर लीज की ज़मीनों का भी अनावश्यक रूप से दूसरा प्रयोग यहाँ पर हो रहा था, उसको रोकने के लिए सख्त भू कानून लाने का काम यहाँ पर किया था। जो पुराना कानून यहाँ पर बनाया गया था उसमें संशोधन करके नए कानून को बनाने का काम धामी सरकार की तरफ से किया गया था। विधानसभा से इस कानून को पास करने का काम यहाँ पर किया गया था और अब राजभवन ने इस कानून को अपनी मंजूरी यहाँ पर दे दिया। इस राजभवन की मंजूरी के साथ ही ये कानून लागू होता हुआ अब यहाँ पर दिख जाएगा और उसके सकारात्मक परिणाम भी यहाँ पर नजर आएंगे। इसको लेकर पूर्व में खूब सारी सियासत भी हुई थी, लेकिन
अंततः ये नया कानून लागू हो चुका है। राज्य में बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। अब आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। गणेश जोशी जी, सौरभ बहुगुणा जी और उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में जिनका अक्सर हमको सानिध्य मिलता है, पूर्व मंत्री आदरणीय अशोक कटारिया जी, विधान परिषद के सदस्य श्री अश्वनी त्यागी जी, और आज समाज के विभिन्न वर्गों से मैं कहूँ कि समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि के नाते आज यहाँ पर इस सभागार में सच में मैं कहूँ तो गागर में सागर भरा हुआ है। ऐसे सभी वर्गों के आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, हमारे पूर्व सैनिक भी हैं बड़ी संख्या में उपस्थित, भाइयों एवं बहनों, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में पधारने पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सच में ये अभियान जिसमें अभी आदरणीय सुनील जी का हम सबको उनका उद्बोधन प्राप्त हुआ, बहुत सारी जानकारियाँ वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम सबको प्राप्त हुई। निश्चित रूप से मैं तो बहुत दिनों से आदरणीय सुनील जी से पिछले लगभग 4 वर्षों से लगातार कह रहा था कि आप किसी कार्यक्रम में आइए, हमारे यहाँ किसी कार्यक्रम में आइए, कोई संगठन के कार्यक्रम में आइए। लेकिन ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन के पूरे देश के अंदर आपका प्रवास हुआ है। पूरे देश के अंदर ऐसे अनेक स्थानों पर प्रबुद्ध वर्गों के सम्मेलन हुए हैं, अनेक सम्मेलन आयोजित हुए हैं। आप देवभूमि उत्तराखंड पधारे हैं। मैं उत्तराखंड के सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लगभग 11 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ये 11 वर्षों का कार्यकाल अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ रहा है। एक से एक ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं और देश में विकास और आर्थिक प्रगति के भी नए कीर्तिमान देश के अंदर स्थापित हुए हैं और भारत के लोकतंत्र को मजबूती मिली है। देश आगे बढ़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था भी जहां 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की हो गई है। और आदरणीय सुनील जी ने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। देश के अंदर चाहे जीएसटी लागू करना हो, 3 तलाक का खात्मा करना हो, कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना हो, सीए एनआरसी का कानून बनाना हो, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करना हो, भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू करना हो, या देवभूमि उत्तराखंड से सबके लिए एक समान कानून लागू करना हो, उसकी जो ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुए हैं, सच में ये भारत को एक नई दिशा देने वाले सभी निर्णय हैं। इसी क्रम में मोदी जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में एक और ऐतिहासिक कानून बनाने की दिशा में कार्य उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव लोकतंत्र का पर्व होते हैं और इसको हम सब लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो भली भांति समझते हैं कि किस प्रकार से एक पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। लेकिन जब प्रत्येक वर्ष कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में बार बार चुनाव होते हैं, तो हमारे लिए भी ये प्रक्रिया एक बड़ा बोझ बन जाती है। और सच में जैसा आदरणीय सुनील जी ने अभी कहा कि महाराष्ट्र में 300 से अधिक दिनों तक, और यहाँ भी हमको अभी हम लोगों ने जनवरी माह में निकाय के चुनाव में गए हम,
उसके बाद सहकारिता का चुनाव आने वाला था, कुछ दिनों के लिए वो टल गया और अब हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जाने वाले हैं। पिछले वर्ष हम लोकसभा के चुनाव में थे, तो हर बार किसी न किसी चुनाव में हमको भाग लेना पड़ता है। इतनी प्रक्रिया बाधित होती है। व्यवहारिक रूप से मैं बता रहा हूँ, राज्य के मुख्य सेवक होने के नाते ये मशीनरी पूरी तरह से बाधित हो जाती है। बार बार आचार संहिता लगती है, बार बार सारे काम ठप पड़ जाते हैं, विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है और इसका अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही बार बार चुनाव होने से चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बार बार जो संसाधन खर्च होते हैं, समय की बर्बादी होती है और सरकारी खजाना एक तरह से खाली होता है। उसका आंकड़ा आदरणीय सुनील जी ने बहुत विस्तार से बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। और जब भी चुनाव आता है तो बड़ी संख्या में जो लोग शिक्षा के काम में लगे होते हैं, अलग अलग विभागों के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं और केंद्रीय बल के जो जवान हैं, उनका जो मूल काम होता है उस मूल काम से हटकर वो केवल और केवल चुनाव प्रक्रिया के संपादन में लग जाते हैं और इससे जो उनका मूल काम होता है उस पर बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। बहुत नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है और सच में ये हम सब लोग सोचे ये विषय जरूर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये अभियान। तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते हैं आगे। युवा जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर लगाकर और मिठाई खिलाकर सभी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए और उत्सव मनाया। आखिर क्यों, बता रहे हमारे संवाददाता नेहा गुप्ता। जहां एक और भारत सरकार के फैसले पर जो जातीय जनगणना पूरे देश में कराया जाएगा, इसे लेकर उत्सवी माहौल है। जहां एक और जदयू के युवा मोर्चा द्वारा आरा शहर में आज मार्च निकाला गया, उत्सव मार्च के रूप में निकाला गया, जिसके जिला अध्यक्ष मोनू यादव द्वारा जानकारी दी गई कि जिस तरह से भारत सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाएगा, जिसमें यह फैसला काफी इसे लेकर सभी ने गुलाल लगाकर एक दूसरे की खुशी मनाई, साथ ही पटाखे भी फोड़े और यह शहर के विभिन्न हिस्सों में घूम घूमकर जदयू के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वह सड़क पर उतरकर उत्सव का माहौल में आज एक दूसरे को अबीर लगाकर खुशी जताई। कहा गया कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सबसे पहले जातीय जनगणना का जो किया था, उसे लेकर अब उनके ही जो बताए रास्ते पर पूरे देश में जातीय जनगणना हो रहा है और सरकार ने यह फैसला ले लिया है, जिसे लेकर काफी उत्सव का माहौल है। और इस फैसले का स्वागत करते हुए जो जदयू के नेतागण हैं, भोजपुर के जिला अध्यक्ष है संजय कुमार ने कहा कि यह सरकार का फैसला काफी अच्छा है। जिस तरह से हमारे जो मुखिया हैं नीतीश कुमार के फैसले जब भोजपुर या बिहार के विभिन्न हिस्सों में हुआ था, जब हुआ था उस समय जनगणना, तो कई इसमें फायदे देखे गए थे और हर जाति के, हर समुदाय के एक अपनी पहचान मिलेगी, उनको जो उनके योजनाएं हैं उन तक पहुंचेगी, यह पूरा बात कहा गया। और आज जातीय जो जनगणना का फैसला भारत सरकार की फैसला है, इसे लेकर भोजपुर में उत्सव का माहौल है। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर। तो वहीं लखनऊ के बीकेटी में एक निजी कॉलेज में एक राष्ट्र एक चुनाव संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित की गई। कैसा रहा ये कार्यक्रम, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। इलेक्शन को लेके जहां बीजेपी जगह जगह बैठकें कर रही है और आम जनता से मिल रही है, वो चाहे देश स्तर का मामला हो या प्रदेश स्तर का, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के पद अधिकारी लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेके आम जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सहमति हासिल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो विपक्ष है वो लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करती नजर आ रही है। लेकिन जहां पे बात की जाए देश के प्रधानमंत्री की, उन्होंने इस पूरे मामले में सहमति जताई है, तो वहीं प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो भी वन नेशन वन इलेक्शन वाले मामले में सहमति जताते नजर आ रहे हैं। इसी पूरे क्रम में एक कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के बीकेटी में किया गया था, जिस कार्यक्रम में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी शामिल रहे, जो बीजेपी के एमएलसी हैं पवन सिंह, वो भी शामिल हुए। इस पूरे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं
वो भी शामिल हुए। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये मुद्दा आगे चल के देश के सामने एक बड़ा मुद्दा उभर के सामने आएगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लखनऊ से मोहम्मद अमान। तो वहीं सीएम योगी ने आज प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, बता रहे हमारे सहयोगी पुनीत मोहन। आदित्यनाथ ने आज प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विभाग की एक बड़ी समीक्षा बैठक करी। इस दौरान उनके साथ इस बैठक में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल और व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश देते हुए कहा कि जो भी स्टूडेंट इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं उनको कम से कम 1 साल की इंटर्नशिप जरूर कराई जाए, क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करना मात्र नहीं है। इंटर्नशिप कराने से उनका एक्सपीरियंस और बढ़ेगा और वो भविष्य में कुछ अलग हटकर करेंगे। इसके साथ ही निजी और अनुमोदित ITI संस्थानों को भी SIRF रैंकिंग से जोड़ने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित 2500 परिवारों को सौगात दी। क्या सौगात दी है, सीएम साय ने बता रहे हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ी पहल करते हुए आज 2500 परिवारों जिसमें आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सली हिंसा में। वहीं सीएम साय के निर्देश पर 21 अगस्त 2024 से संवाद संपर्क केंद्र शुरू की गई है। ये केंद्र आखिर है क्या, इसकी खासियत क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। जिले में छत्तीसगढ़ भीषण चक्रवात आया। इस चक्रवात के आने से बड़ौदा बाजार में कल 70 किलोमीटर स्पीड से आंधी तूफान और पानी गिरने से पूरे शहर की लाइट गुल हो गई। दिन भर अंधेरा, रात भर अंधेरा रहा। आज 12 बजे तक लाइट नहीं आई है, जिसके कारण पानी की समस्या लोग देखने को मिले। वहीं पर कई पेड़ धराशायी हो गए और कई होल्डिंग्स गिर गए शहर के, जिससे कि आवागमन अवरुद्ध हो गया था। रात भर पुलिस, यातायात और नगर पालिका के जो कर्मचारी के द्वारा पूरे नगर से पूरे होल्डिंग्स या पेड़ जो गिर गए, पेड़ को हटाने का कार्य और लाइट जो पूरे खंभे गिर गए थे, जिसके कारण की लाइट पूरा गोल हो गया था। पूरा शहर या पूरा जिला पूरा गोल हो गया था, जहां बिजली नहीं थी, जिसके कारण आम लोग बहुत परेशान हुए। इसके चक्रवात में इतना भीषण पानी आया कि जो सब्जी की फसल थी, जिसमें किसान लोग सब्जी जो बोए थे, इस वक्त उनकी फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। लगातार इस चक्रवात और आंधी तूफान और अंधड़ के कारण बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीब परिवार को हुआ जो झिल्ली और टीन के मकान जो बनाए होते पूरे खपरे उड़ गए और जो टीन था वो भी उड़ गया, जिससे कारण। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नीति स्टेट वर्कशॉप के आयोजन में शामिल हुए। क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम में, बता रहे हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। सरकार आज एक बड़ी उपलब्धि और शामिल है। जी हाँ, दरअसल आज महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी से छत्तीसगढ़ सरकार कौशल विकास की MOU हुए मुख्यमंत्री की मौजूदगी। दरअसल आज नीति स्टेट और कौशल विकास के एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने कार्यशाला के आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय की जरूरत है कौशल विकास की। वहीं पर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की आज कौशल विकास का MOU, इसको लेकर एक सराहनीय पहल मानी जा सकती है छत्तीसगढ़ सरकार। आपको बता दें, वहीं चंदौली जनपद के थानापुर थाना क्षेत्र के कस्बा में गुरुवार को बस संचालक की हुई हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आक्रोशित नजर आई। क्या कुछ कहना है सपा का, बता रहे हमारे सहयोगी पवन। गोलियों की टकराहट से थानापुर कस्बा गूंज उठा। आपको बता दें कि कल सायं 4 बजे के आसपास एक बस संचालक को नकाबपोश बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। और आपको बता दें कि इस हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ ने थानापुर और चहनिया मार्ग जो है वो जाम कर दिया। वही जाम करके वो काफी और आक्रोशित हो उठे। वही सूचना पर पहुंची पुलिस, लोगों को समझाया बुझाया और जाम को समाप्त कराया। वही 100 को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
आपको बता दें कि इस घटना को लेकर के तमाम तरीके की बात सामने आ रही है। लोग बता रहे हैं कि पुरानी रंजिश के चलते एक घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इस घटना में बताया जा रहा है कि लगभग जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसके आधार पर लगभग 5 हमलावर थे, जो कि वो ताबड़तोड़ कई राउंड फायर किए और फायर करने के बाद जो मृतक है उसके जबड़े और सिर में गोली लगी, जिससे कि उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का आरोप है कि पुलिस जो के द्वारा जो है ये सुरक्षा इसे दी गई थी, लेकिन कुछ सप्ताह पहले ही ये सुरक्षा उनसे हटा ली गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को कुछ इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे उनको सूचना मिली और उसके बाद ये सुरक्षा हटाई गई थी। हालांकि पुलिस इस मामले में लेकर के यह बात कह रही है कि जल्द ही जितने भी हमलावर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। आज कन्नौज में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोश देखने को मिला, जहां जुम्मे की नमाज के बाद नमाजियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या कुछ रहा खास, बता रहे हमारे सहयोगी राम ऋषि। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से हर कोई नाराज है, तो कहीं पाकिस्तान का पुतला जलाया जा रहा है, कहीं आतंकवाद का पुतला जलाया जा रहा है। वहीं आज कन्नौज में भी मुस्लिम समाज के लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें, छिबरामऊ में जमा मस्जिद के पास नमाजियों ने पाकिस्तान का पुतला फूका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान कई समाज सेवी से लेकर मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। वहीं पुलिस प्रशासन, सीओ और थाना प्रभारी एसडीएम भी मौजूद रहे। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा है कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है जो नफरत फैलाएं और किसी की हत्या करें। अगर ये करते हैं तो वो लोग मुसलमान नहीं हो सकते हैं। अपने सहयोगी सचिन शुक्ला के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कलेक्टर सभा कक्ष में सामाजिक बैठक हुई। पर्यावरण संतुलन को लेकर चर्चा की गई। चर्चा में क्या कुछ खास रहा, बता रहे हमारे सहयोगी संजय। बालोद में जिसमें नई कलेक्टर जो है हमारी श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा जी ने आज सर्व समाज की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें आज सभी सर्व समाज के सभी सदस्य वरिष्ठ उपस्थित रहे। जिसमें आज दिव्या उमेश मिश्रा जी ने हमें बताया कि पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण को बचाने को लेकर आज काफ़ी चर्चाएं हुई एवं बालोद जिला में जो पानी की बचत को लेकर जो हार्वेस्टिंग है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बालोद जिला में इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई। और हमारी जो कलेक्टर हैं श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा जी ने आम जनता से अपील करी कि अभी गर्मी का मौसम है और पर्यावरण संतुलन को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन सभी बातों पर चर्चा किया गया। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। संजय कुमार। वही खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां अल सहारा अस्पताल का नया कारनामा सामने आया और 24 साल की मरियम नामक युवती की मौत हो गई। लेकिन कैसे, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश। अल सहारा हॉस्पिटल सुर्खियों में आपको बताते चलें कि ये अस्पताल इतना चर्चित है कि यहाँ आए दिन मौत होती है। अभी कल की घटना है, एक महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो जाती है। आपको बता दूं कि महिला का ऑपरेशन किया गया, उसके पेट से बच्चा निकाला गया, लेकिन उसके बाद महिला को फिर दोबारा क्या नौबत आई कि दोबारा उसको टाका काट के ऑपरेशन करने की। अब देखने की बात यह है कि जब विभाग से बात की गई, स्वास्थ्य विभाग से, तो उनका कहना है कि मैं जब तहरीर पाऊंगा तब इस पे कार्रवाई करूंगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि विभाग कब जागेगा। इस तरह से अस्पतालों में मौतें हो रही हैं, लेकिन विभाग चुप बैठा हुआ है। कितने मौतें हो चुकी हैं उस अस्पताल में, लेकिन अभी तक विभाग कुंभकर्णी नीति। वही कल तूफानी चक्रवात आने से बालोद बाजार में भारी नुकसान हुआ और तूफान के बाद रात भर बिजली भी नहीं आई, कई खंभे धाराशाही हो गए। क्या कुछ इस दौरान हुआ, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। सरकार ने संपर्क केंद्र का शुभारंभ किया। यह 2 मार्च 2024 को किया गया था। आपको बता दें कि यह संपर्क केंद्र से संवाद के माध्यम से गांव के किसान, मजदूर, गरीब लोग जो गांव में रहकर अपनी समस्या लेकर कलेक्टेड आते हैं, अन्य किसी कार्यालय में आते हैं जहां पर उनको समस्या का समाधान नहीं हो पाता और बार बार चक्कर लगाते हैं, उनके दिन, समय, पैसा दोनों बर्बाद हो। उसके लिए प्रदेश की सुशासन, विश्व सरकार ने सुशासन लाने के लिए संवाद
स्थापित किया और संपर्क केंद्र के माध्यम से प्रति 5 चरणों में इसको किया था। उसकी अपार सफलता के बाद विष्णु साय ने फिर सुशासन त्योहार मनाया। आपको बता दें ये चौथा चरण है जहां पर 2 मई से 16 जुलाई तक ये चलेगा। संवाद आपको कोई भी किसान, कोई भी गरीब गांव का व्यक्ति सीधे संपर्क कर सकता है। पीलीभीत में एक भीषण एक्सीडेंट हो गया है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, बता रहे हमारे सहयोगी अमित पाल। घाटमपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जैसे कि आपको बताते हैं ट्रैक्टर और ट्राली व कार के भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायल लोगों को पुनपुर सीएचसी लाया गया था। डॉक्टरों के द्वारा उन्हें केवल दर्द की गोली और ड्रिप लगाकर के छोड़ दिया गया। औपचारिकता ही मतलब कर दी गई है, लेकिन ये देखना है उसके बाद में नरेश त्यागी और बात करने के सीएमओ से बात करने के बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। 6 लोगों की इलाज चल रही है। फिलहाल 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, क्योंकि ये 3 लोगों की शादी में जाने की और अपनी जान से लड़ते हैं। 3 लोगों की मौत होने के बाद गंभीर रूप से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। अब देखना ये उनकी हालत किस तरह से नाजुक चल रही है, उनके साथ में किस प्रकार का इलाज होता है, अब देखने वाला ये होगा। हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि धीरे चलें और अच्छी तरह से अपने मुकाम पर पहुँचे, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। और ये मतलब मौत का खेल बराबर जारी है, क्योंकि 3 लोगों की मौत होने के बाद अभी भी लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है। बराबर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता रहता है आए दिन। जब तक फिलहाल इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।